किताब का पहला क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन नंबर ए का। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। गाइस आप लोगों को बेसिकली अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग की नीड नहीं है। यू हैव टू बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर छोटी सी टर्मिनोलॉजी में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है मैं एक बार चेक कर लेता हूं। दिस इज नॉट अरेंज एक्चुअली, ये अच्छा इसी में इन लोगों ने इसको अरेंज लिखा हुआ, बट इट्स नॉट अरेंज। यू हैव टू आंसर, ओके, तो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो आंसर द फॉलोइंग, यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग, है ना। इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर आपको जो क्वेश्चन आया इसमें से ए, बी और सी में से आपको कोई से भी दो करने हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सर? लाइव क्लास और रिकॉर्डेड। मोहित मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे लाइव आने की, ठीक है। अच्छा, इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। नहीं अब है ओनली ऑन ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल। हमारा कोई ऐप नहीं है, हम कोई बैकएंड में कोर्स नहीं लेकर आ रहे हैं, कोई बैकएंड में कोर्स सेल नहीं हो रहा है, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली ऑन ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल। कोई हिडन बात नहीं, कोई हिडन प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। ओके, तो गाइस पहला क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विद टोलेंस रिएजेंट। तो आपको यह बताना है कि अगर आप फॉर्मिक एसिड को हीट करेंगे टोलेंस रिएजेंट के साथ में तो क्या होगा। तो गाइस यहां पर आप देखो कि आप लोग सब जानते हैं फॉर्मिक एसिड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। फॉर्मिक एसिड इज HC डबल बॉन्ड OOH, दिस इज योर फॉर्मिक एसिड। अब गाइस फॉर्मिक एसिड एक ऐसा यूनिक कंपाउंड है जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन साथ साथ में आपको इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही है कि इसके अंदर CHO ग्रुप भी मौजूद है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि इन फॉर्मिक एसिड देयर आर बोथ एल्डिहाइड, इन फॉर्मिक एसिड देयर आर बोथ एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट। आप यहां पर क्या बोलेंगे कि भैया हमारे पास में यहां पर एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों मौजूद है, और एल्डिहाइड ग्रुप का ये प्रॉपर्टी होता है दैट आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है मेरे प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप बेसिकली रिड्यूसेस द टोलेंस रिएजेंट, इट बेसिकली रिड्यूसेस द टोलेंस रिएजेंट, ठीक है ना। तो आप यहां पर जैसे टोलेंस रिएजेंट लिखेंगे तो गाइस आप लोगों को टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया तो आपके पास में यहां पर टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला होता है Ag, देन ब्रैकेट में NH3 होल ट्वाइस, और यहां पर बाहर आप लोग +2 चार्ज लेकर चलेंगे ना। जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा? वेरी गुड पढ़ाकू मोटिवेशन, अरे क्या बात है, नाम से समझ में आ रहा है तुम्हारे। तो यहां पर क्या होगा? सबसे पहले ये 2 × 2 यानी 4NH3 केमिकल रिएक्शन से बाहर भाग गए। वेरी गुड सर। 2 सिल्वर Ag के 2 मोल्स यहां से बाहर निकल गए। गाइस यही सिल्वर आपके बीकर को, यही सिल्वर आपके बीकर पर एक लेयर लगा देता है, और इसी वजह से जब आप टोलेंस रिएजेंट के अंदर फॉर्मिक एसिड को मिलाकर ऐसे ऐसे शेक करते हो तो आपको अंदर से वो बीकर सिल्वर कलर का दिखाई देने लगता है। इसको दूसरी भाषा में सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। वेरी गुड, सिल्वर यहां से बाहर हो जाएगा। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अब यहां पर आप लोगों को सीधी सी बात है कि यहां से आपका ये जो आपने किया है आपको ये 2 मोल्स ऑफ बेस की प्रेजेंस में करना है। तो यहां से एक H और यहां से एक H, ये 2 OH के साथ मिलकर 2 मोल्स ऑफ वाटर बन के बाहर हो जाएगा, और ये कार्बन ये 2 ऑक्सीजन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज टोलेंस टेस्ट, इसे टोलेंस टेस्ट बोला जाता है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। अगर आप लोगों ने ये रिएक्शन नहीं करी हो तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी अक्षय, हमने OH लगाया है, देखो हमने यहां पर रिएक्शन में OH लगाया है। चलिए फर्स्ट रिएक्शन हो गई हो तो हम लोग हमारी सेकेंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एसिटल्डिहाइड को जब आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड NaHSO3 सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा? तो हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए
शुभम, थर्मो का लास्ट लेक्चर बहुत जल्दी आने वाला है बेटा, बस आप मान के चलो आज कल में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटल्डिहाइड। दोज स्टूडेंट्स हु डोंट नो व्हाट इज एसिटल्डिहाइड, ये होता है आपका एसिटल्डिहाइड, है ना। इसको दूसरी लैंग्वेज में इथेनल भी बोला जाता है। जब आप इसका ट्रीटमेंट NaHSO3 के साथ करोगे तो सबसे पहले यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ये NaHSO3 इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा, और क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन नेगेटिव है, सोडियम ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। हम लोग सब जानते हैं कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो ये SO4 जो कि पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज होगा, ये इस पर जाकर अटैक करेगा। तो यहां पर आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता हुआ नजर आएगा, NH3CH। देखो H इसकी जगह पर ही है, अब H से कार्बन से सॉरी HSO3 यहां पर जुड़ गया, और यहां पर आपका ONA जुड़ गया। नाउ गाइस यहां पर एक प्रोसेस देखी जाती है जिसको बोला जाता है प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, प्रोटॉन ट्रांसफर। नाउ प्रोटॉन ट्रांसफर के अंदर क्या होता है, ये हाइड्रोजन अपनी पोजीशन सोडियम से एक्सचेंज कर लेता है। तो यहां पर आपको नजर आएगा CH3CH, यहां पर आपका हो जाएगा OH, और यहां पर आ जाएगा आपका SO3Na। सो गाइस दिस इज योर प्रोडक्ट, जिसको बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायसल्फाइड एडिशन, बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से, वेरी गुड, प्रोटोनेशन प्रोसेस भी इसको बोल सकते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक सो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी आप लोगों को। आराम से इसको देख लो, बढ़िया तरीके से देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर चलते हैं। एंड तीसरा क्वेश्चन, वैसे तो आपको इनमें से कोई दो ही करने थे, लेकिन हम लोग क्योंकि सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम तीसरा भी करेंगे। 2-पेंटेनॉन को जब आप आयोडीन के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड, गाइस इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे। तो इस रिएक्शन को कैसे किया जाएगा, देखो सबसे पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है या जो आपकी आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को करने के लिए आप लोगों को एक बिल्कुल बेसिक सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके पास में मिथाइल कीटोन है क्या, आपके पास में मिथाइल कीटोन अवेलेबल होना चाहिए, आप लोगों के पास में मिथाइल कीटोन अवेलेबल होना चाहिए। तो मिथाइल कीटोन सर कैसे पता चला, आपने तो क्वेश्चन में 2-पेंटेनॉन बोला, तो देखो मैं 2-पेंटेनॉन बनाता हूं। 2-पेंटेनॉन कैसा दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 1 2 3 4 और 5, ये तुम्हारा 2-पेंटेनॉन है। क्या मैंने सही बोला, बिल्कुल सर, ये हमारा 2-पेंटेनॉन है, सेकेंड पोजीशन पर कीटोन ग्रुप है। अब आप देखो ना, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप के एक तरफ मिथाइल दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको प्रोपाइल दिख रहा है। तो हमें कैसा चाहिए, हमें मिथाइल कीटोन चाहिए, मतलब एक ऐसा कीटोन जिसमें C डबल बॉन्ड O के इस तरफ या इस तरफ एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप हो। ठीक है, क्या बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों आप लोगों को। तो हम लोगों को यहां पर क्या करना है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप के एक तरफ CH3 रखना है और दूसरी तरफ कोई भी ग्रुप हो। अगर आपके पास में इस प्रकार का कीटोन है तो वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। नाउ आयोडोफॉर्म रिएक्शन बहुत इजी होती है, आपने आयोडीन लिया और आपने NaOH लिया, तो यहां पर क्या होगा, ये आयोडीन H को रिप्लेस करके आप यहां पर बेसिकली इसके 2 मोल्स लेंगे, तो यहां पर आपको NaOI बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आपको यहां पर NaOI बनता हुआ नजर आएगा। आप यहां पर 2 मोल्स ना लें, आप एक काम करें, यहां पर सिंगल मोल ही लें, तो हम इसको रब कर देते हैं। तो यहां पर आपको NaOI बनता हुआ नजर आएगा। कैसे बनता हुआ नजर आया, समझ में आया, एक आयोडीन निकला और हाइड्रोजन को हटाकर खुद जुड़ गया, दूसरा एक आयोडीन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर HI बन के बाहर निकल गया होगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमारी नजर NaOI पर होनी चाहिए। अब क्या होगा, ये जो मिथाइल वाला आपका सब्स्टिट्यूएंट है, इसको NaO रिप्लेस कर देगा, NaO आएगा और इस CH3 को रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पर
जुड़ जाएगा, तो ये जाएगा CH2 CH2 CH3। अब क्या होगा सर, ये जो CH3I है इसका क्या होगा सर, इसका ये आयोडीन के साथ में ट्रीटमेंट हो जाएगा और ये CH3I बन जाएगा एंड इसे आयोडो फॉर्म बोला जाता है। क्या बात समझ में आई? एम सॉरी, CHI3 हो जाएगा, सॉरी CHI3 हो जाएगा, दैट विल बी CHI3, क्योंकि हम इसे आयोडो फॉर्म बना रहे हैं। CHI3 बन के लेटर ऑन ये निकल जाएगा, इसको बोला जाएगा आयोडो फॉर्म, दैट इज आयोडो फॉर्म। नमस्कार एवरीबॉडी। सर इनऑर्गेनिक, अब यार इनऑर्गेनिक के अंदर तो मैक्सिमम टाइम रेक्टिफिकेशन करना होता है। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे लोगों की बर्बाद हो जाती है, बट अब क्या करें यार प्यारे बच्चों। चलो तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 1, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, येलो प्रेसिपिटेट पढ़ाकू मोटिवेशन। यस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिव द रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, व्हाई डज स्काई लुक्स ब्लू। आपको इसका बताना है कि आपका स्काई नीला नीला क्यों दिखता है, आपका जो गगन है वो गगन नीला नीला क्यों है, व्हाई योर गगन इज नीला नीला। तो बेटा बेसिकली क्या होता है, आपके इन्वायरमेंट में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आप लोग जानते हो डस्ट पार्टिकल्स जितने भी आपके इन्वायरमेंट में घूम रहे होते हैं, ये सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, इन पर वाटर के जो मॉइस्चर के मॉलिक्यूल है वो इनके सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना। तो डस्ट पार्टिकल्स अलोंग विथ वाटर आर सस्पेंडेड इन एयर। अब क्या होता है, सन से आने वाली जो लाइट होती है, सन से आने वाली जो सनलाइट होती है वो इन डस्ट पार्टिकल पर पड़ती है। सनलाइट जो आती है आपकी, व्हाटसोएवर इज द सनलाइट, ये सनलाइट इन पर पड़ने के बाद स्कैटर हो जाती है। तो सनलाइट इन पर पड़ने के बाद स्कैटर हो गई, और स्कैटर होने के बाद में जो हमारी आंखों पर ये लाइट पड़ी, ये हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो बेसिकली जो आपके डस्ट पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल हैं, इन पर लाइट गिरने के बाद में जो स्कैटरिंग होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है दैट इज द रीजन व्हाई योर स्काई लुक्स ब्लू। तो अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम में दैट व्हाई द स्काई लुक्स ब्लू, तो आप क्या बोलेंगे, दैट द डस्ट पार्टिकल्स along with water molecules are suspended in air, and when sunlight falls on this particle, जब आपके लाइट सनलाइट इन पार्टिकल्स पर पड़ती है तो वो स्कैटर हो जाती है, और स्कैटर होने के बाद में हमें ब्लू कलर दिखाई देने लगता है। एनी प्रॉब्लम विद दैट? हाँ कार्तिक, हम लोग ये सेटअप प्लान कर रहे थे और उसमें गड़बड़ी हो गई। चलो क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कोलॉइडल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव व्हाई। देखो बेटा सीधी सी बात है, जितनी भी मेडिसिन जो कि कोलॉइडल फॉर्म में होगी, गाइस मुझे एक बात बताइए, कोलॉइडल स्टेट में अगर कोई मेडिसिन है तो उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है। इस बात को अपने दिमाग में अभी बैठा लो कि इफ यू गाइज आर हैविंग अ मेडिसिन विच इज इन इट्स कोलॉइडल स्टेट, तो कोलॉइडल स्टेट में होने का मतलब है उस पर्टिकुलर मेडिसिन का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। अब गाइस अगर किसी चीज का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो हम लोग जानते हैं जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, उतना ज्यादा उसका अब्जॉर्प्शन होगा, हमारी बॉडी में उसका उतना ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, और देयरफॉर जितना ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा हमारी बॉडी में, जितना ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा हमारी बॉडी में, देयरफॉर उतना ज्यादा उसका जो इफेक्ट है वो उतना ज्यादा उसका इफेक्ट होगा। इसीलिए कोलॉइडल मेडिसिन जो होती है वो हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या करती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? देख लो इसको ध्यान से, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, अदरवाइज हम आगे बढ़े। बिल्कुल बेटा वन शॉट वीडियो भी आएगा, डोंट वरी, बिल्कुल वन शॉट वीडियो भी आएगा। मैं आपको बोला ना कि हमारा जो क्रैश कोर्स आ रहा है
वो इसी के ऊपर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, अगर इसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। क्या हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया? सर आई जस्ट विश आई कुड मीट यू ऑनलाइन ऑफलाइन। अरे वाह, थैंक यू सो मच। चिंटू सुमारी, आई हम क्लास 12 के जो बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अभी हम क्रैश कोर्स भी लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी। इसे फिर समझा दीजिए। ओके पारुल, देखो कोलॉइडल मेडिसिन यानी कोलॉइडल पार्टिकल्स क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, मतलब उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। कोलॉइडल स्टेट में अगर कोई दवाई तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा और आपने वो दवाई खा ली। अब वो दवाई कहां गई? आपके इंटेस्टाइन्स में गई, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गई। तो जितना ज्यादा सरफेस होगा यानी जितनी ज्यादा वो सरफेस एरिया वाली होगी आपके इंटेस्टाइन्स में, उतना ज्यादा ऑप्शन मिलेगा उसको अब्सॉर्ब करने का। मतलब आप उसको ज्यादा मात्रा में आपका शरीर अब्सॉर्ब करेगा, और जब आपका शरीर उसको ज्यादा मात्रा में अब्सॉर्ब करेगा तो वो ज्यादा मात्रा में आपकी बीमारी को, आपकी परेशानी को हील करने में काम करेगी। इसलिए कोलॉइडल मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव होती है। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। आंसर द फॉलोइंग। चलिए केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आया है आपके पास में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। In a first order reaction, the concentration of reactant is reduced to 0.6 moles per liter to 0.2 moles per liter। मतलब आपने केमिकल रिएक्शन की शुरुआत करी, शुरुआत में आपके रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 0.6 मोल पर लीटर था। रिएक्शन की कुछ समय बाद यानी कि 4 मिनट हो जाने के बाद में आपके जो कॉन्सेंट्रेशन था रिएक्टेंट का वो कम होकर 0.2 हो गया। तो आपको ऐसे केस में रेट कांस्टेंट पता लगाना है इस केमिकल रिएक्शन का। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए तो गाइस सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम लोग रेट कांस्टेंट की इक्वेशन लिखेंगे। रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। आप नॉर्मल T भी लिख सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। log base 10 concentration of reactant divided by R1 upon concentration of reactant R2 after the reaction। चलिए नाउ मेरे प्यारे बच्चों हम लोग K की वैल्यू निकालते हैं 2.303 रखते हैं। नाउ मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जब केमिकल रिएक्शन शुरू हो रही होगी तो इनिशियली टाइम पीरियड में इनिशियली टाइम क्या रहा होगा? T1 क्या रहा होगा? 0। रिएक्शन को हमने कितने मिनट पर रोक दिया? रिएक्शन को हमने 4 मिनट पर रोक दिया। तो हम यहां पर लिखेंगे 4 माइनस 0। देन हम लोग यहां पर लिखेंगे log base 10। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली क्या था मेरे प्यारे बच्चों? 0.6 मोल्स पर लीटर, एंड 4 मिनट के बाद कितना हो गया? 0.2 मोल्स पर लीटर। तो अब यहां पर हम K की वैल्यू लिखेंगे 2.303 डिवाइडेड बाय 4 log बेस 10। देखो मोल्स पर लीटर से मोल्स पर लीटर गया, ये डेसिमल हटा, ये डेसिमल हटा, ये 3 टाइम्स चला गया, तो log बेस 10 की वैल्यू हो गई 3। अब आप 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.4606। ठीक है नवजोत बिल्कुल वन शॉट। नाउ K की वैल्यू हो जाएगी 0.4606 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 10। 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.477। वी ऑल नो दैट। तो जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो 0.4606 मल्टीप्लाई बाय 0.477 हमें अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलेगी 0.22 पर मिनट। सर पर मिनट कहां से आया? अरे टाइम की यूनिट कौन लिखेगा? टाइम की यूनिट रहेगी ना मिनट में, तो पर मिनट आपका आंसर आएगा। टाइम को सेकंड में करेंगे? नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है टाइम को सेकंड में करने की, क्योंकि अभी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है। अगर मान लो कभी आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और अगर उसके अंदर बोल दिया कि आप एक काम करो, आप सेकंड में आंसर निकालो, 60 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। चलो पिछला क्वेश्चन चलते हैं। हाय प्रियांशु, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ रेट इक्वेशन इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन? अब गाइस गैसियस रिएक्शन हो रही है ना, गैसियस रिएक्शन हो रही है,
तो गैसियस रिएक्शन की यूनिट क्या सिखाई थी मैंने केमिकल काइनेटिक्स में? हम लोगों ने क्या रिएक्शन निकाली थी? इट विल बी सिंपल एटीएम पर सेकेंड। इस रिएक्शन से हम लोगों ने यूनिट क्या निकाली थी? एटीएम पर सेकेंड। अगर आपको क्वेश्चन में मिनट्स में वैल्यू दे रखी हो तो आप एटीएम पर मिनट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो अप्रोप्रिएट यूनिट है वो क्या रहेगी? एटीएम पर सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल 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 नवजोत सिंह। तो गाइस ये हो गए आपके पहले 3 क्वेश्चन जो आपको 2 मार्क्स दिलाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ, जिसमें हर क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। गाइस इट इज अ वेरी हलवा क्वेश्चन। सर प्लीज आप क्लास 12 के प्रैक्टिकल एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, प्रैक्टिकल एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, वी विल डू दैट, वी विल डू फॉर दैट, वी विल डू समथिंग फॉर दैट। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग यहां पर फोकस मारेंगे। क्वेश्चन पर हम लोग यहां पर फोकस मारेंगे थोड़ा। 0.57 वैल्यू आएगी। किस चीज की वैल्यू आएगी संगीता? बेटा एक बार चेक कर लेना। नाउ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशनल मेटल्स। ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से आप, फॉर एग्जांपल, आप पहले इलेक्ट्रॉन कहां रखेंगे? आप पहले इलेक्ट्रॉन कहां रखेंगे? आप पहले इलेक्ट्रॉन रखेंगे 1s में। 1s के बाद आप इलेक्ट्रॉन रखेंगे 2s में। 2s के बाद आप रखेंगे 2p में। 2p के बाद आप जाएंगे 3s में। 3s के बाद आप जाएंगे 3p में। फिर आप 3d छोड़ देंगे। फिर आप 3d छोड़ देंगे और उसके बाद फिर आप जाएंगे 4s में और फिर अंदर उतर कर आएंगे आप 3d में। तो गाइस आप स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की सीरीज देख लीजिए। आप वाइट्रियम से लेकर कैडमियम की सीरीज देख लीजिए। आप लेंथेनम से लेकर मरकरी की सीरीज देख लीजिए। आप देखेंगे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 से 9 के बीच में रहते हैं। मतलब डी ऑर्बिटल इज ऑलवेज इनकंप्लीट। तो गाइस डी ब्लॉक एलिमेंट यानी ट्रांजिशनल मेटल्स वो मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशनल मेटल्स आर दोज मेटल्स which have incomplete d orbital। लेकिन जिंक, कैडमियम एंड मरकरी के अंदर आप देखेंगे जिंक का 3d10 पूरी तरीके से भरा हुआ होगा, कैडमियम का 4d10 भरा हुआ होगा एंड मरकरी का 5d10 भरा हुआ होगा। तो इस वजह से आप इन्हें सूडो ट्रांजिशनल मेटल्स बोलेंगे। आप इन्हें सूडो ट्रांजिशनल मेटल्स का नाम देंगे। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? क्या इसके अंदर कोई परेशानी? इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाई जिरकोनियम एंड हैफ्नियम अकर टुगेदर इन नेचर। नाउ गाइस जिरकोनियम की अगर मैं बात करूं तो जिरकोनियम वाइट्रियम के बाद आता है एंड अगर मैं हैफ्नियम के बात करूं तो वो लेंथेनम के बाद में आता है। मतलब कि ये आपकी 4d सीरीज है और ये आपकी 5d सीरीज है। तो सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि जिरकोनियम जो कि 4d सीरीज का मेंबर और हैफ्नियम जो कि 5d सीरीज का मेंबर है, व्हाई दे आर फाउंड टुगेदर इन नेचर। तो गाइज आप सब लोग एक बात जानते हो कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो मोस्टली इनके एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती है। तो गाइज आपने यहां पर एक टर्म पढ़ी होगी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप लोगों ने यहां पर एक टर्म पढ़ी होगी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब आप लेंथेनम के बाद में हैफ्नियम के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो, है ना, तो इसके अंदर आप 6s2 के बाद में 4f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरते हो, उसके बाद आप इसके 5d में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हो। तो गाइस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 4f ऑर्बिटल,
बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 4f ऑर्बिटल इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और इस वजह से इनका एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके हैफनियम का साइज वैसे तो ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, लेकिन यहां पर क्योंकि इंटरवाइनिंग 4f ऑर्बिटल आ चुका है, इस वजह से न्यूक्लियस इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को इतना जोर से खींचा 6s ऑर्बिटल के, 5d ऑर्बिटल के, 4f14 ऑर्बिटल के, कि इनका साइज छोटा हो गया। सो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम का गाइस आप लोग एटॉमिक अगर रेडियस देखें तो 160 पिकोमीटर होता है एंड हैफनियम का देखें तो 159 पिकोमीटर होता है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियस। इस वजह से दोनों एनवायरनमेंट में नेचर में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर क्लियर गाइस, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। और इसका थर्ड पार्ट निपटा लेते हैं। इन विच इंडस्ट्री AgBr इज यूज्ड? हलवा क्वेश्चन। सिल्वर ब्रोमाइड कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है? भाई सीधी सी बात है, सिल्वर ब्रोमाइड का हम जरा काम देख लेते हैं। जब आप जिलेटिन की एक शीट पर, जब आप जिलेटिन की एक शीट पर मेरे प्यारे बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग कर दोगे, सिल्वर ब्रोमाइड की जब आप एक जिलेटिन शीट पर जब आप इसकी एक बढ़िया वाली कोटिंग कर दोगे और जब इस पर एक लाइट आकर पड़ेगी तो हम लोग सब जानते हैं AgBr का फोटोलिसिस हो जाता है। ये Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूट जाता है। अगर आपने इसके 2 मोल्स दे दिए तो 2 सिल्वर बाहर हो जाएंगे और Br2 गैस बन के बाहर हो जाएगा और एक स्पॉट क्रिएट कर देगा, और वो स्पॉट फोटोग्राफी में, एक्सरे बनाने में, या आपका क्या बोलते हैं उसको डेंटिस्ट वगैरह की जहां पर इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो AgBr कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है? एक 1 वर्ड में आप आंसर देंगे, फोटोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है? इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी इंडस्ट्री। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल अनुराग, हम लोग NCERT सॉल्यूशंस पर भी जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेट्स ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। गाइस Cu डाई पॉजिटिव आयन इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस को निखिल चुप, यानी 29, मतलब आपके कॉपर का 1 2 3 एंड 4 जो 3d ऑर्बिटल होगा, हम लोग सब जानते हैं वो फुल्ली फिल्ड होता है। हम लोग सब जानते हैं कि उसको फुल्ली फिल्ड कर लेता है इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी, और उसका जो 4s ऑर्बिटल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यूजुअली आपका कॉपर क्या चाहेगा? यूजुअली कॉपर चाहेगा कि बस मेरा एक इलेक्ट्रॉन मुझे छोड़कर चला जाए। क्या चाहेगा? कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन मुझे छोड़कर चला जाए और मैं +1 फॉर्म में स्टेबल रहूं। क्यों? क्योंकि अगर मेरा ये इलेक्ट्रॉन चला भी जाए तो मेरे पास में ये फुल्ली फिल्ड 3d10 ऑर्बिटल रहेगा एंड आई विल बी वेरी स्टेबल। तो यूजुअली तो ये माना जाता है कि कॉपर पॉजिटिव स्टेबल है, लेकिन जब आप इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो तो कॉपर डाई पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो बेटा, ऐसा इसलिए होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब आप कॉपर को वाटर के अंदर डालते हैं तो यहां पर 2 टाइप की एनर्जी काम करती है। देखो, जब आपने कॉपर को पानी के अंदर डाला, यानी जब आपने कॉपर पॉजिटिव नाम के किसी भी सॉल्ट को, जैसे आपने CuCl को पानी में डाला, तो हमने देखा कि ये Cu डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो गाइस ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं। सबसे पहले क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो कॉपर होता है ना, आपका जो मेरे प्यारे बच्चों जो कॉपर होता है, पहले वो सब्लिमेट करता है, पहले वो सब्लिमेशन शो करता है, जिसकी वजह से कॉपर और आयोनाइजेशन एंथैल्पी शो करता है, जिसकी वजह से कॉपर +2 फॉर्म में आता है और वो अभी अपने गैसियस फॉर्म में होता है। उसके बाद में जब आप उसको वाटर के अंदर डालेंगे, जब आप उसको एक्वस फॉर्म में डालेंगे तो वो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज करता है, वो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज करता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? तो देखो, हाइड्रेशन का मतलब होता है जैसे ही तुम्हारा कॉपर डाई पॉजिटिव पानी में गया, पानी में ऑक्सीजन होता है, यानी आप लोग सब जानते हैं ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव, तो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन आकर इस कॉपर को
चारों ओर से घेरने की कोशिश करेंगे और एक पॉजिटिवली चार्ज कॉपर को पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो जब कभी भी आपका डाई पॉजिटिव कॉपर वाटर के अंदर जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। यस मेरा बच्चा, बिल्कुल फ्री रहेगा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स मैंने बोला ना, ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल पर होगा, फ्री होगा, 1 रुपया भी हिडन चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं, बस 10 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में मिलके फोड़ने वाले हैं, खत्म, और कुछ भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को ना। तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो जैसे ही आपका कॉपर हाइड्रेट होगा, ढेर सारी एनर्जी छोड़ेगा, ढेर सारी, बहुत सारी एनर्जी छोड़ेगा, जान लगा के एनर्जी छोड़ देगा। तो गाइस क्या होता है कि अब आप देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप इस कॉपर को, जो कि अभी अपने +1 फॉर्म में बहुत स्टेबल है, आप अगर इसे बोलेंगे कि आप मेरा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए, तो कॉपर आपके सामने क्या बोलेगा कि अगर आप मेरे इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 हो जाएगा, आई विल बिकम अनस्टेबल। तो फिर आप मुझे स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जब आप कॉपर पॉजिटिव से उसको आयोनाइज करके एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको बहुत सारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, बहुत सारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, पूरी जान लगा देनी पड़ेगी। लेकिन जब ये कॉपर पानी में जाएगा तो पानी के मॉलिक्यूल इसको एडजस्ट कर लेंगे, इसको हाइड्रेट कर लेंगे। तो जब कॉपर पॉजिटिव कॉपर डाई पॉजिटिव बनने के लिए बहुत सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, हाइड्रेट होते ही ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर देगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर देगा। तो आपको क्या लगेगा कि मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मान लो इसको 1000 किलो जूल की एनर्जी प्रोवाइड करी, और इसने हाइड्रेशन होने के बाद, पानी में एडजस्ट होने के बाद इसने मान लो 950 किलो जूल की एनर्जी छोड़ दी। तो दूर से देखने वाले को क्या लगेगा, बस 50 किलो जूल की एनर्जी दी और ये पानी के अंदर हाइड्रेट हो गया। तो हमको क्या लगता है कि कॉपर डाई पॉजिटिव पानी में स्टेबल है, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली क्या होता है, कॉपर डाई पॉजिटिव जो होता है वो अनस्टेबल ही होता है, लेकिन वाटर के अंदर जाने पर हाइड्रेशन इंथैल्पी इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी को क्या करती है, कॉम्पनसेट कर देती है। तो हम इसके लिए एक स्टेटमेंट में आपको लिखवाना चाहूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग लिखेंगे इन एक्वस सोल्यूशन, आप लोग पास मेरे साथ लिखेंगे दैट इन एक्वस सॉल्यूशन कॉपर डाई पॉजिटिव इज स्टेबल बिकॉज energy is required to remove electron from copper positive to form copper dipositive is very high, but it is compensated by यानी इसको बैलेंस कर देता है, it is compensated by high hydration enthalpy, हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? बस ये इतना बड़ा लिखना है, जितने वर्ड्स में मैंने लिखा है ना, इतने वर्ड्स में आपको लिखना है, मतलब जिसको बोलना चाहिए बिल्कुल लिमिटेड वर्ड में आपको आंसर देना है, नॉट मोर देन दैट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट दे दो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लें इसका ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, सुपर्ब। नोट करते चले प्यारे बच्चे, नोट करते चले, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। फटाफट डन। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस आर कलर्ड बाय। इतना बढ़िया सवाल, इतना बढ़िया सवाल, बताओ यार इसके अंदर क्या होगा। भाई सीधी सी बात है कि आपका जो ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड होते हैं, दे आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर n-2 f ऑर्बिटल। इनके n-2 f ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस वजह से ये लोग कलर्ड होते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर 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 आप लोग देखें ल्यूटेटियम,
अगर आप बेटा ल्यूटेटियम के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे ना, तो ल्यूटेटियम के पास में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ल्यूटेटियम +3 फॉर्म में कलरलेस दिखाई देगा। अगर आप लेंथेनम के +3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, तो ये भी आप लोगों को कलरलेस दिखाई देगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो सीधी सी बात है, कोई भी आयन कलर क्यों देता है? देखो, अगर आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे। एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद में ये लोअर एक्साइटेड स्टेट से या ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। हायर एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो इन्होंने अब्सॉर्ब करी थी वो रिलीज करके वापस से इनके ग्राउंड शेल में आ जाएंगे। तो ये जो एनर्जी इन्होंने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड शेल में आने के लिए रिलीज करी, वो हमारी आंखों में पड़ेगी और हमें कलर दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लो इनके पास में किसी भी प्रकार के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कौन एक्साइट होगा? कोई एक्साइट नहीं होगा, इसीलिए ये आपको हमेशा कलरलेस दिखाई देगा। कोई दिक्कत? यस, और इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर के भी होते हैं। बहुत बढ़िया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। CuI2 इज नॉट नोन बाय। CuI2 क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर CuI2 के अंदर कॉपर के ऊपर +2 चार्ज अवेलेबल है, एंड हम लोग सब जानते हैं कॉपर डाई पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल बिकॉज कॉपर डाई पॉजिटिव हैव एन अनस्टेबल मेरे प्यारे बच्चों, क्या है इसके पास में? हैव एन अनस्टेबल 3d9 कॉन्फ़िगरेशन। क्या बात समझ में आ रही है? इस वजह से कॉपर हमेशा अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में, जहां पर इसके 3d के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, ये जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहेगा 3d10, मतलब कॉपर डाई पॉजिटिव से कॉपर पॉजिटिव बनना चाहेगा, मतलब ये खुद को रिड्यूस करना चाहेगा। देयरफॉर ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए क्या होता है, अगर तुम्हारे पास में CuI2 है भी ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर गलती से तुम्हारे पास में CuI2 है भी ना, तो ये खुद को ही रिड्यूस कर लेगा और Cu2I2 बना लेगा और 2 आयोडीन को बाहर छोड़ देगा, ताकि ये +2 फॉर्म से +1 फॉर्म में चला जाए। ठीक है, देखो जो बच्चे अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने इस लाइव स्ट्रीम की स्टार्ट में ही बोल दिया था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद 10 मार्च से 10 अप्रैल तक हम लोग एक क्रैश कोर्स ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव लेकर आ रहे हैं, जिसमें पूरा टर्म 2 का केमिस्ट्री का सिलेबस 1 महीने में मैं आपको कराने वाला हूं। तो सारे चैप्टर्स आपके वहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, बिल्कुल इस टाइम को हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू मेक इट 9 PM। अगर हम इसको रात को 9 बजे कर ले तो कोई परेशानी, हम वैसा कर लेंगे। चलिए, लेट्स ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है नेम द आइसोमेरिज्म शो बाय द कॉम्प्लेक्स CO। अरे इट इज En2, इट इज ऑल्सो En2। तो CO En2 Cl2 पॉजिटिव एंड CO En2 Cl2 पॉजिटिव। नहीं, इसके अंदर कुछ लोचा है। लेट मी चेक द क्वेश्चन वंस। अच्छा, ओके, नहीं, माय मिस्टेक गाइस, माय मिस्टेक। क्वेश्चन मेरे टाइपिस्ट ने सही लिखा है। मेरे को इतना उस पर भरोसा है कि मुझे लगता था कि वो हमेशा गलत लिखता है, लेकिन उसने सही लिखा है। सो यहां पर इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर क्या दिक्कत है भाई? इसमें लिगेंड Tn है और इसमें लिगेंड En है, तो डेफिनेटली ये कौन सा आइसोमर है? ये एक दूसरे के लिगेंड आइसोमर्स हैं। बोथ ऑफ देम आर लिगेंड आइसोमर्स। ठीक है, अगला, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड कार्बन इन मेटल कार्बन आयंस? आवाज बिल्कुल सही है उत्कर्ष, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो अब आपसे ये बोल रहा है कि आपके मेटल और मेटल या कार्बन आइंस के अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग है। तो गाइस थोड़ा सा आपको यहां पर नॉलेज होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में।
बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कार्बोनाइल बोलते हैं। जब आप इनका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हो, तो जब आप कार्बन का एनर्जी लेवल ऑक्सीजन के साथ में बनाते हो, तो आप लोग सब जानते हो कार्बन के p ऑर्बिटल में टेक्निकली 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में टेक्निकली 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जब ये कंबाइन होते हैं, तो इस प्रकार से इनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं। आप लोग सब जानते होंगे ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब यहां पर आप देखोगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये जो इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये फुल्ली फिल्ड है। लेकिन आप देखो इनके जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये जो इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पूरी तरीके से खाली हैं। दे आर कंप्लीटली एम्प्टी। इसका मतलब ये अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ताकत रखते हैं। ये क्या करते हैं? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ताकत रखते हैं। तो मैंने आपको ये विजुअलाइज करा दिया, मैंने आप लोगों को ये विजुअलाइज करा दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ये जो एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स हैं, इनका क्या नाम रहेगा? पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और इसका नाम क्या रहेगा? सिग्मा स्टार 2pz अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां पर इस बात को लिखेंगे दैट अकॉर्डिंग टू मोटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कार्बन मोनोऑक्साइड और वी कैन से आपके कार्बोनाइल्स हैव vacant pi star 2px, pi star 2py and sigma star 2pz ऑर्बिटल्स। ये इनके पास में वेकेंट होते हैं। सो देयरफॉर they can accept lone pair of electron from the d orbital of metal। मतलब यहां पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपका लिगेंड जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और आपके जो मेटल है and your metal M is accepting electron, या मैं कहूं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे तरीके से लिख देता हूं, आई एम सॉरी, हॉच पॉच हो गया, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूं। यस, एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड और वी कैन से कार्बोनाइल। तो यहां पर क्या हो गया? तो यहां पर क्या हो गया प्यारे बच्चों? आपके मेटल ने आपके कार्बन मोनोऑक्साइड से या आपके कार्बोनाइल से एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर, और बदले में क्या हुआ? आपके मेटल ने भी इसे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो इस तरीके की बॉन्डिंग आपको यहां पर देखने को मिलती है, जिसे आप लोग कई बार सिनर्जिक बॉन्डिंग्स भी बोलते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्ड्स, है ना, वेयर आपका मेटल लिगेंड से लोन पेयर ले रहा है और लिगेंड को अपना लोन पेयर दे रहा है। तो इस तरीके की बॉन्डिंग आपको कार्बोनाइल के अंदर देखने को मिलती है। और गाइस, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है, और यही चेन स्मोकर्स, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनकी मौत का कारण भी होती है। दिस इज द रीजन व्हाई द स्मोकर्स मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में आयरन है। आयरन एक मेटल है, तो आयरन एक मेटल है, और जब आप स्मोक करते हो तो स्मोकिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बोनाइल ग्रुप निकलता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनाइल आपके ब्लड में मौजूद आयरन को अपना लोन पेयर देकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, और आयरन इसको अपने लोन पेयर देकर सिनर्जिक बॉन्ड बनाएंगे, और ये बॉन्ड परमानेंट बॉन्ड होता है। तो तुम्हारे हीमोग्लोबिन में जो आयरन है उसके साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड परमानेंटली जुड़ता जाएगा, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा। आपको चोकिंग फील होगी, आपको घबराहट फील होगी, अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। चलो अगला क्या है? FeF6 3 नेगेटिव
negative have 5 unpaired electron while FeCN63 negative only 1 paired electron. इसका रीजन क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि ये मेरी फेवरेट थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आया है। तो हम इसको यहां पर लिखेंगे और हम इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब आप यहां पर FeF6 ट्राई नेगेटिव को लिखेंगे तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर X, आपके पास में 6 फ्लोरीन के एटम है, एक फ्लोरीन पर -1 चार्ज, नेट चार्ज इस पर -3, तो x -6 इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू हो जाएगी +3, यानी यहां पर आपके आयरन पर +3 चार्ज है। नाउ जब आप यहां पर आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे मेरे प्यारे प्यारे किडूस, तो आप यहां पर देखेंगे कि आयरन के 1 2 3 4 एंड 5 और 4s, तो +3, तो आयरन के वैसे तो यहां पर 1 2 यानी 20 21 22 23 24 25 एंड 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन चलेगा, मतलब एक यहां से चला गया और एक यहां से चला गया। नाउ आयरन के पास में यहां पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन गाइस आप सभी लोग जानते हैं, मैंने कल ही इस पर एक वीडियो आज सुबह इनफैक्ट अपलोड किया, आयरन एक वीक फील्ड लिगेंड है। आयरन एक वीक फील्ड लिगेंड है। इसका मतलब ये है कि आपका जो आयरन है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसके ये इलेक्ट्रॉन्स को जब फ्लोरीन जाएगा बोलेगा भाई साहब क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देंगे ताकि मैं यहीं पर नीचे वाले ऑर्बिटल्स में टिक जाऊं, तो ये आयरन अनपेयरिंग करने से मना कर देंगे। तो आयरन के इन 5 इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयरिंग ना होने की वजह से, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, इन 5 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग ना होने की वजह से ये अनपेयर्ड रह जाएंगे। तो इन 6 फ्लोरीन के एटम्स को मजबूरी में 1 2 3 4 5 और 6 यानी 4p और 4d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को मर्ज करके हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा, और ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा sp3d2, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह गए। तो इसका रीजन क्या होगा कि FeF6 के अंदर यू आर ऑब्जर्विंग 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां पर सीधा सा इसको आंसर देंगे कि आपका जो फ्लोरीन है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये आयरन के 5 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वहीं पर मेरे पास में FeCN6 है और उस पर -3 चार्ज है, तो यहां पर आपके आयरन पर अगेन ऑक्सीडेशन नंबर यही होगा। देन यहां पर अगर आप आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो यहां पर आपके पास में 1 2 3 4 एंड 5, देन आपका 4s, देन आपका यहां पर आ जाएगा 4p। यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां पर साइनो आएगा। अब साइनो क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्योंकि साइनो आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि साइनो एक गुस्से वाला लिगेंड है, तो क्या होगा, ये बोलेगा चल पहली फुर्सत में निकल, बोरिया बिस्तर बांध, चल बेटा इधर इकट्ठा हो जा, और बेटा चल तू इधर इकट्ठा हो जा, फटाफट जगह खाली कर। तो यहां पर बिचारों को क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। अब क्या होगा, अब आपका साइनो बोलेगा चलो रे, हम लोग 6 साइनोज हैं, तो हमें 1 2 3 4 5 एंड 6 खाली ऑर्बिटल मिल गए। वो इन 6 खाली ऑर्बिटल को ट्रीट करेगा, मतलब हाइब्रिडाइज करेगा, 2 ऑर्बिटल 3d के लेगा, 1 ऑर्बिटल 4s का और 3 ऑर्बिटल 4p के। तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम पड़ जाएगा D2sp3। तो ये इनर शेल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा या इनर ऑर्बिटल आई वुड से, ये इनर, मैं इसको मिटा के लिख दूं ना, बोर्ड पे थोड़ी लिख रहे हैं। हाँ, तो हम इसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर अब आप देखेंगे कि ये 3d में आप लोगों को 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बाकी बेचारे सारे हाइब्रिडाइजेशन में चलेगा D2sp3 में। ठीक है, तो क्वेश्चन वाज इजी, क्वेश्चन वाज इजी, आराम से हो गया ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये इसके और का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर आपको ये एग्जांपल लेकर बताना है। अब देखो बेटा, लिंकेज आइसोमर मैंने आपको हमेशा बताया, कल की क्लास में बताया था कि ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के अंदर दिखाई देता है।
और आपको यहां पर नाइट्रीटो दे रखा है। तो गाइज यहां पर क्या होगा, नाइट्रीटो जो आपका लिगेंड होता है ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अगर आपके मेटल से नाइट्रोजन डोनेट हो, हाँ यस जतिन बिल्कुल, तो जब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा तो आप इसे लिखेंगे नाइट्रीटो एन। लेकिन जब आपके मेटल को ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा तो आप इसे लिखेंगे नाइट्रीटो ओ। तो गाइज ये आपका लिंकेज आइसोमर शो करेगा, मतलब जब आप ऐसा लिखेंगे तो नाइट्रीटो एन लिखेंगे, लेकिन जब आप इसको ऐसा लिखेंगे कोबाल्ट उसके साथ में 5 अमाइन और यहां पर आप लिखेंगे ONO Cl2, तो ये लिंकेज आइसोमर को शो करेगा। बिल्कुल ये एनसीईआरटी बेस्ड है पूरी तरीके से। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन, हाउ आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करा, देखो पिछली स्लाइड पे मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब आपके पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, आपके सेंट्रल मेटल एटम के जो इनर डी यानी जो आपका N-1 ऑर्बिटल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है, और उसके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करने की वजह से इनर डी ऑर्बिटल में कुछ ऑर्बिटल्स खाली हो जाते हैं और उसको खाली ऑर्बिटल को वो हाइब्रिडाइजेशन में ले जाकर हाइब्रिडाइज्ड करके अपने लोन पेयर उसमें रखना चालू कर देता है। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, मैंने आप लोगों को ये अभी बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमारा जवाब आ जाएगा। जब कभी भी आपके पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे जब कभी भी आपके पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वो सेंट्रल मेटल एटम के N-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देगा और उस अंदर के डी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में यूज करेगा, उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर आपसे मान लो कभी अगले साल सवाल आ जाए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे, तो आप बोलेंगे फिर सर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम लोगों को यहां पर वीक फील्ड लिगेंड की जरूरत होगी, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड N-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको बेचारे को वैलेंस शेल वाले डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये इजीली हो जाएगा। तो ये आउटर शेल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दिस इज योर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। गाइस चिलेट लिगेंड्स क्या होते हैं, एक एग्जांपल के साथ बताइए। व्हाट आर चिलेट लिगेंड्स? चिलेट लिगेंड्स क्या होते हैं? सर आप रोज वीडियो अपलोड किया करो। यस गौरव, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। सर आपने यूट्यूब से पहले कहां पढ़ाया है? अरे पढ़ाया तो बहुत है, कम लोगों ने पढ़ा है। देखो बेटा चिलेट लिगेंड्स क्या होता है, जैसे कि आपके पास में एक बायडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। इसके लिए कैसा लिगेंड होना चाहिए? बायडेंटेड लिगेंड। जैसे कि इथाइलिन डायमाइन। अब आप लोग सब जानते हो इथाइलिन डायमाइन क्या करता है, एक वक्त पे आपके मेटल को एक साथ दो लोन पेयर डोनेट करता है। तो एक लिगेंड एक वक्त पर एक मेटल के साथ में अगर दो लोन पेयर डोनेट करके दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दे तो उसको बोला जाता है चिलेट्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं चिलेट्स। और ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स। बहुत इजी है, कोई ज्यादा खतरनाक टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स जब एक मेटल से कनेक्ट होते हैं और दो लोन पेयर डोनेट करके दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, उसको बोलते हैं चिलेट लिगेंड। देखो मैं काम करता हूं आपको इसको और अच्छे तरीके से एक डायग्राम या एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाकर बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास में यहां पर है फॉर एग्जांपल निकल से यहां पर तुम्हारा जुड़ गया CH2, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, जस्ट अ सेकेंड। NH2 पहले आएगा, NH2 के बाद में CH2 आएगा। तो ये हो गया आपका NH2, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका NH2 और ये आपका इथाइलिन डायमाइन है। फिर इस मेटल से आपका फिर NH2 जुड़ गया, CH2, CH2, NH2 और फिर ये जुड़ गया। तो देखो यहां पर आपके इस लिगेंड ने क्या करा, इस एक इथाइलिन डायमाइन ने अपने दो लोन पेयर डोनेट करे, तो इसको बोलते हैं चिलेट्स।
ठीक है, ओके चलिए ग्रेट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब आपके पास में यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कुछ चीजें दे रखी है, ध्यान से देखेंगे। कंसीडर द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल। फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल मतलब यहां पर आपका जो जवाब होगा वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक में से कुछ होगा। एम डाई पॉजिटिव आयन है 3d6 कॉन्फ़िगरेशन, यानी जब ये अपने मेटल अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में होगा तो इसका 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, डाई पॉजिटिव फॉर्म। इसका मतलब ये है कि ये एटलीस्ट मैग्नीज तक का तो कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट ये मैग्नीज तक का तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन ही 4s2 3d5 होता है। अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 बचता है। मतलब कि अब इसका जो आपका जो जवाब होगा वो जवाब आपके आयरन से लेकर जिंक तक का हो सकता है। गाइस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक देखिए आप लोगों ने। अब देखो इसका जो डाई पॉजिटिव फॉर्म में क्लोराइड है, जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हेक्साहाइड्रेटेड ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। ऑन प्रोग्रेसिव एडिशन ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड इथेन डायमाइन 3 डिफरेंट कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड। और आपको ये दे रखा है कि यहां पर आपने उस कंपाउंड के अंदर अगर 1:1 का रेशियो रखा तो एक बी नाम का कंपाउंड बनेगा जो पेल ब्लू कलर का। आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड A2D, यानी आपका ये जो ए नाम का कंपाउंड है, ये जो आपका ए नाम का कंपाउंड है जिसमें आप लोगों ने अभी अभी एक इथाइलिन डायअमाइन EN ऐड करा है तो उससे बी बना, फिर बी में आपने EN ऐड करा है तो उससे सी बना, फिर सी में आपने EN ऐड करा है तो उससे डी बना। तो आपको ये पहचानना है कि ये कौन हो सकता है। आप देखो यहां पर सीधा सा हिसाब है, ऐसे केस में अगर कोई एलिमेंट जो कि हेक्साडेंटिसिटी शो करता है तो वो होता है निकल। निकल इन मोस्ट ऑफ द केसेस हेक्साडेंटिसिटी शो करता है, ठीक है। तो गाइस यहां पर हम लोग एक बात और देखें कि अगर निकल जिसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, अगर इसका +2 फॉर्म किया जाए तो ऑब्वियसली बात है इसके 3d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे और इसके 4s ऑर्बिटल में हो जाएंगे 0। क्या मैं सही बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों ना। अब जब आप इसको इसका कंपाउंड बनाएंगे, जब आप इसका कंपाउंड बनाएंगे NiH2O होल 6 और जब आप इस पर +2 चार्ज रखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि निकल के ऊपर +2 चार्ज आ गया है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमको सीधे तरीके से इसके अंदर एक खेल खेलना है कि ये हो गया निकल के जब आपने 6 वाटर के साथ में आपने +2 इस पर चार्ज है, जब आपने इसके अंदर इथाइलिन डायमाइन डाला तो गाइस इथाइलिन डायमाइन एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो अब निकल के अंदर पानी के सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स बचेंगे और एक EN आ जाएगा और 2 पानी के मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे। गाइस ये होता है पेल ब्लू कलर का। फिर इसके अंदर जब आप EN ऐड करोगे, ये जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये लगभग आप मान के चलो, नहीं दिस इज पेल ब्लू कलर, आई एम सॉरी, इसका कलर हमें पेल ब्लू रखना है। क्वेश्चन में आप एक बार चेक कर लो, हाँ इसका कलर हमें पेल ब्लू रखना है, तो ये आपका पेल ब्लू कलर हो गया। दिस इज योर पेल ब्लू। बहुत टफ क्वेश्चन है वैसे, अच्छा क्वेश्चन है ना। यहां से आपने फिर इसमें निकल में जब आपने वाटर EN ऐड कर दिया तो 2 वाटर बचे, यहाँ पर 2 EN होगा क्योंकि ये बाइडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड है, तो एक EN 2 वाटर को फिर बाहर फेंक रहा है। यहां पर कलर क्या हो गया, ब्लू पर्पल। फिर आपने इसके अंदर EN ऐड करा तो एक EN अब 2 पानी के मॉलिक्यूल को बाहर फेंक देगा, तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास में निकल के पास में EN 3 हो गया और 2 पानी के मॉलिक्यूल बाहर फेंक दिए गए और ये आपका वॉयलेट कलर का। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलो मैं एक बार आपको वापस से क्वेश्चन समझाता हूं। आपको फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंसीडर करनी है, यानी स्कैंडियम से लेकर जिंक। जब ये Mn डाई पॉजिटिव के फॉर्म में होता है तो इसके आयन का कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअली क्वेश्चन में आई थिंक देयर इज अ मिसप्रिंट, इट शुड बी 3d8, इट शुड बी 3d8, तो 3d8 होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो गाइस 3d8 कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको अभी भी बताया निकल का होता है। जब निकल जिसका एटॉमिक नंबर 28 होता है
तो आप इसके 3d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन और 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जब आप इसका +2 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका 4s0 हो जाएगा, तो 3d8 हो गया ना, मतलब ये निकल की बात कर रहा है। अब जब आप इस निकल के क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे, जब आप इस निकल क्लोराइड को यानी NiCl2 को बेसिकली जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो ये हेक्साहाइड्रेटेड ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। नाउ व्हाट इज हेक्साहाइड्रेटेड? बेटा सीधी सी बात है ना, हेक्साहाइड्रेटेड मतलब जब आपने निकल क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करा 6 मोल्स ऑफ वाटर के अंदर, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया NiH2O 6 और ये Cl2 बाहर चला गया, यहां पर हमने प्लस लिखा हुआ, यहां पर Cl2 है तो ये बन गया, तो NiH2O होल 6 Cl2, ये तुम्हारा हेक्साहाइड्रेटेड हो गया। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है बेटा, है ना। अब क्या करना है, अब इसमें बोल रहा है ये कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इन्होंने पहली बार इथाइलिन डायमाइन ऐड करा 1:1 के रेशो में, यानी एक मेटल पर एक इथाइलिन डायमाइन, तो वो मैंने क्या करा, फर्स्ट टाइम में ऐड कर दिया। अब हम लोग जानते हैं इथाइलिन डायमाइन एक बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब ये एक वक्त पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर देता है, और वाटर मोनोडेंटेड है, एक वक्त पे एक लोन पेयर देता है, तो एक ईएन 2 वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर भगा देगा, भगा दिया, और एक ईएन अंदर घुस के बैठ गया। फिर इसने सेकेंड टाइम में क्या करा, अब इसने सेकेंड टाइम में आपके कंपाउंड के अंदर 2 ईएन डाल दिए, तो 2 ईएन कैसा है, एक तो पहले से मौजूद है, एक और ऐड कर दिया तो 2 ईएन हो गए, तो 2 पानी के मॉलिक्यूल बाहर हो गए। फिर एक ईएन ऐड करा तो 3 ईएन हो गए, 2 पानी के मॉलिक्यूल बाहर हो गए, तो ये आपके डी का स्ट्रक्चर है, ये आपके सी का स्ट्रक्चर है, ये आपके बी का स्ट्रक्चर है, और ये आपके ए का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन इज इजी, क्वेश्चन इज इजी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। विच ऑफ द अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, व्हाट हैपेंड टू डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ड्यूरिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस। देखो बेटा सीधी सी बात है, यहां पर आप लोगों के पास ध्यान रखिए, डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा। नाउ डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हम मानेंगे रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है, और हम लोग सब जानते हैं कि हमारी जो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जो एडसॉर्प्शन नाम की प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, मतलब अपने आप होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने मेरे बैग के अंदर, अगर मान लो मैंने मेरे बैग के अंदर एक सिलिका जेल का पैकेट रख दिया, तो सिलिका जेल मेरे बैग के अंदर मौजूद जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है सबको अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी अपने आप हो रहा है, अपने आप एब्जॉर्ब कर रहा है, तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। अब दूसरी बात, पहली बात तो हम जानते हैं मतलब कि हमारी एनर्जी का डेल्टा, हमारे एड्सॉर्प्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा, हम लोग सब जानते हैं एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एड्सॉर्प्शन हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इट इज एन एक्सो प्रोसेस, मतलब इसका डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, मतलब हमें हमारा डेल्टा एच भी नेगेटिव रखना है। अच्छा, टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट होता है, मान लो आप रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो। नाउ व्हाट इज डेल्टा एस, बेटा डेल्टा इज कॉल्ड एज एंट्रोपी, एंड एंट्रोपी का मतलब समझो, मतलब कि जैसे मान लो अभी आप लोग एकदम लाइन में चल रहे हो, तो हमारी आर्मी चलती है एकदम बिल्कुल प्रॉपर एक अलाइंड फॉर्म में, तो हम बोलेंगे उनका डेल्टा एस पॉजिटिव है। लेकिन क्या होता है, जब हमारे रूम में हम बैठते हैं तो हमारे रूम में गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो रैंडमली घूमते हैं, वो तो रैंडमली घूमते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे इन मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस घटती जाती है, सर मॉलिक्यूल्स की, हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस क्यों घट रही है, क्योंकि हम उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम उसे हमारी सरफेस पर लाकर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम उसे हमारे एड्सॉर्बेंट के ऊपर जाकर चिपका रहे हैं। तो क्या अब गैस का मॉलिक्यूल मूव कर पाएगा? नहीं, अब गैस का मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उसकी रैंडमनेस नेगेटिव हो गई, मतलब यहां पर तुम्हारा डेल्टा एच की ससुरा नेगेटिव हो गया। तो अब यहां पर प्रॉब्लम यह हो गई कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी मल्टीप्लाई बाय माइनस डेल्टा एच, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एच हो गया ना। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस हो, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव हो, लेकिन यहां तो वैल्यू मुझे पॉजिटिव आती नजर आ रही है, इसीलिए देयरफॉर मैं चाहूंगा डेल्टा एच शुड बी वेरी नेगेटिव। इनफैक्ट डेल्टा एच शुड बी
मोर नेगेटिव देन डेल्टा एस। तो यहां पर मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, तो अगर मेरा डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव है, देयरफॉर मेरा डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा। यस, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिलेटिन किस टाइप का सोल है? गाइस, जिलेटिन एक प्रकार का लायोफोबिक सोल है। नहीं, लायोफोबिक छोड़ो, सॉरी, आई एम लायोफिलिक सोल है। एक लायोफिलिक सोल है जिलेटिन। जिलेटिन एक प्रकार का लायोफिलिक सोल है। जिलेटिन कोई खराब थोड़ी होता है, जिलेटिन जैसा पड़ा है वैसा ही रहता है। अगला, गिव वन एग्जांपल ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट। गाइस, बहुत सीधा सा गणित है। पेप्टाइजिंग एजेंट बहुत सीधा सा हिसाब है। पेप्टाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो आपके लायोफोबिक कोलॉइड्स के अंदर जाकर उसको प्रेसिपिटेट कर दे। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का नाम लिख दो, NaCl का नाम लिख दो। इलेक्ट्रोलाइट हमेशा पेप्टाइजिंग एजेंट ही होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? The cell potential of mercury cell remains constant during its lifetime. Why? Guys, electrochemical series का मतलब क्या होता है? Electrochemical series स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से नेगेटिव से पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है। उस सीरीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। यानी जब आप आपके एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब आप आपके एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जब आप अरेंज कर देते हो, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, उसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हो। दैट्स इट। नाउ मरकरी सेल का कांस्टेंट क्यों होता है पोटेंशियल? क्योंकि बेटा मरकरी सेल के अंदर इट डज नॉट इन्वॉल्व, आपने पढ़ा होगा, वैसे ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस का नहीं है क्योंकि ये सेल्स हटा दिए गए, बट हम फिर भी पढ़ लेते। डज नॉट इन्वॉल्व, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी मेरे प्यारे बच्चों, एनी आयोनिक सॉल्यूशन, एनी आयोनिक सॉल्यूशन। अगर आयोनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो आयंस के बीच में कैटायन एनायन का मूवमेंट नहीं होगा। इसीलिए इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों किसी भी तरीके का, आई रिपीट, किसी भी तरीके का कांस्टेंट सेल पोटेंशियल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, सेल कांस्टेंट क्या होता है बेटा? सेल कांस्टेंट इज ऑलवेज डिफाइंड एज द एल। एल मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। एल मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। आपके सेल के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड है उनके बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ए, यानी आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये आपका सेल कांस्टेंट है। अब बेटा एल, इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ अपॉन एरिया यानी सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यूनिट क्या हो गई? 1 अपॉन सेंटीमीटर, और वी कैन से पर सेंटीमीटर। बहुत इजी लल्लू क्वेश्चन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। भाई बिल्कुल सीधी सी बात है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप एक इलेक्ट्रोलाइट की क्यों नहीं एक्सपेरिमेंटली डिफाइन कर सकते हैं? और वो भी किसकी? आप लिमिटिंग मोलर एजेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। व्हाई? इसका मतलब यह है कि आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप कभी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर के अंदर जाएगा या एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो वो बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, वो बहुत धीरे धीरे अपने कैटायन और एनायन के फॉर्म में टूटेगा। इतना स्लोली टूटेगा वो कि आप उसका मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट करना पड़ेगा। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आई होप इसका कर्व देखा होगा। जब हम इसका कर्व बनाते हैं, अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ता है वर्सेस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है तो आप देखते हैं इस पॉइंट पर जब आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लगभग नेग्लिजिबल होती है। अब आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ, कोई खास चेंज नहीं आता, लेकिन फिर एकदम से ये शूट अप कर जाता है।
तो ये एकदम से शूट अप इस पोजीशन पर आकर क्यों कर रहा है, मतलब अब आपने कॉन्सेंट्रेशन को इतना कर दिया कि यहां पर आपने इनफाइनाइट टाइम डाइल्यूशन कर दिया। तो हम लोगों ने ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ गाइस यू हैव टू कंप्लीट द रिएक्शन। CH3 CH2 CHO को जब आप Cl2 के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा यार, कितनी गंदी रिएक्शन है। ये हाइड्रोजन जो है ये Cl को लेकर HCl लेके भाग जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, CH3 CH2 COCl, खत्म। अब कितनी इजी रिएक्शन है, मजेदार रिएक्शन है। अच्छा इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ये जो तुम्हारा C6H5 है इसकी बेंजीन रिंग बनाना चाहूंगा, ताकि मैं इसको C डबल बॉन्ड और CH3 को लिख के खुद भी इमेजिन कर पाऊं। और ये NH2OH, ओके तो बढ़िया रिएक्शन है। यहां पर क्या होगा, यहां से H2 और यहां से ऑक्सीजन वाटर बन के बाहर निकल रहे हैं। अब यहां पर क्या बच रहा है, तुम्हारा बेंजीन का रिंग, कार्बन। अब कार्बन से एक CH3 ये कनेक्टेड है जो पहले से कनेक्टेड था। अब यहां पर नाइट्रोजन जुड़ गया अपने OH के साथ, डायरेक्ट रिएक्शन। नाउ which type of aldehyde undergoes Cannizzaro reaction? बेटा ऐसे aromatic compound which undergoes Cannizzaro reaction। शाश्वत आज के लिए काफी है, बस थोड़े से एक क्वेश्चन और कर लेते इसका। which type of aldehyde undergoes Cannizzaro reaction? तो मेरे प्यारे बच्चों डू नॉट कंटेन, हाँ जी, तो आपके जितने भी एरोमेटिक एंड आपके जितने भी एलिफेटिक, एरोमेटिक मतलब चेन वाले, बेंजीन रिंग वाले, एंड एलिफेटिक मतलब लंबी चेन वाले जो आपके अल्डिहाइड्स हैं, which do not contain अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वही सारी रिएक्शंस कैनिज़ेरो रिएक्शन शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, HCHO ले लो, या आप आपका फॉर्मल्डिहाइड ले लो, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, ये सब कैनिज़ेरो रिएक्शन बढ़िया तरीके से शो करते हैं। ठीक है, कैनिज़ेरो रिएक्शन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिएक्शन, कुछ भी। चलो, explain why the boiling point of aldehyde and ketones are lower than their corresponding alcohol। अरे यार कितना लल्लू क्वेश्चन है, आई मीन कितना ही लल्लू क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या ही ले लोगे। क्योंकि आपके अल्कोहल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। अल्कोहल्स हैव मच स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन अगर हम लोग अल्डिहाइड्स की बात करें प्यारे बच्चों, तो अल्डिहाइड्स के अंदर क्या होता है, या कीटोन्स के अंदर क्या होता है, देखो जैसे तुम्हारा CH3 है, C डबल बॉन्ड O CH3, इसके अंदर देयर इज नो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर सिर्फ डाइपोल डाइपोल हो सकता है। अच्छा, तुम्हारे अल्डिहाइड के अंदर C डबल बॉन्ड OH तो है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस तो है, लेकिन यहां पर एक बल्की ग्रुप है, यहां पर यूजुअली बल्की ग्रुप आ जाता है विच इनहिबिट द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अल्कोहल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्कोहल के अंदर डायरेक्ट ROH है, अल्कोहल के अंदर डायरेक्ट ROH है, तो विच मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यस वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। ये और वाला क्वेश्चन है, आपको बेंजोइल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, देखो जहां तक मैं बताऊं, बेंजोइल यानी COCl, दैट इज योर बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड को अगर हम लोग यहां पर हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अगर क्विनोलिन और पैलेडियम BaSO4 के साथ ट्रीट करें, तो ये डायरेक्ट रिएक्शन NCERT में दे रखी है बेंजल्डिहाइड में कन्वर्जन की। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये प्रोपेनॉन को प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करो। प्रोपेनॉल, चलो प्रोपेनॉल बना लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तुम्हारा प्रोपेनॉल है। इसको आपको ये बोल रहा है कि आप इसको CH3 CHOH CH3 यानी प्रोपेन टू ऑल में कन्वर्ट करो। क्या करा है आपने यहां पर, रिडक्शन करा है। अब दुनिया का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, LiAlH4, खत्म।
खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What happens when CH3CHO is treated with K2Cr2O7 in presence of H2SO4? भाई साहब, यहां पर आप सीधी सीधी भाषा में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो जब आप आपके CH3CHO को ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4, दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अब आपका अगला प्रोडक्ट एसिटिक एसिड ही होगा। अच्छा, ईथर ऑफ विच एसिड इज यूज इन परफ्यूमरी? परफ्यूमरी या परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? अगर नहीं पता हो तो आज अभी इसी वक्त स्टार बना के लिख लो, बेंजोइक एसिड्स का। बेंजोइक एसिड्स का। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। पढ़ाकू मोटिवेशन, थैंक यू सो मच, एंड यू आर अ रियली गुड बॉय या गर्ल, जो भी हो आपका रियल नेम मुझे नहीं पता, बट यू आर रियली पढ़ाकू। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छे जवाब दे रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं प्यारे बच्चों। CH3CHO को जब आप लोग C6H5NH अच्छा के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो यहां पर क्या होगा? तो मैं इस रिएक्शन को एक बार ठीक से लिखना चाहूंगा ताकि मुझे क्लियर समझ में आ सके, क्योंकि रिएक्शन काफी कंफ्यूजिंग टाइप दे रखी है। NHNH2 के साथ में जब आप CH3C डबल बॉन्ड OH को ट्रीट करोगे तो क्या होगा? तो गाइज यहां पर आपके बेंजीन रिंग के ऊपर ये NH तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन यहां से दो हाइड्रोजन, ये दो ऑक्सीजन को लेकर वाटर बन के बाहर जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये N तो अपनी जगह पे ही रहेगा और ये कार्बन आकर यहां जुड़ जाएगा। कार्बन का H तो अपनी जगह पर है और CH3 यहां आ जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट। अच्छा ओके, गॉट इट। अगला क्वेश्चन, CH3CHO को AgCl के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा? तो बेसिकली जब आप इसको AgCl के साथ ट्रीट करोगे तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसी सिचुएशन बन जाएगी। AgCH3 नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है। मैं वही सोच रहा था कि क्वेश्चन में क्या गड़बड़। एक्चुअली यहां पर AgCl नहीं आएगा प्यारे बच्चों, आई एम रियली सॉरी, यहां पर NaOH आएगा। तो जब आप यहां पर 2 मोल्स ऑफ CH3CHO को NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा? यहां पर बन जाएगा CH3CHOH CH2CHO। ये रिएक्शन याद करो बेटा। शाश्वत 12 क्वेश्चंस हैं, 10 पर आ गए हैं, बस 11 करना है और 12 करना है। अगले क्वेश्चन में यहां पर आपको इसको AgCl के साथ ट्रीट करना है। तो जब आप इसको AgCl के साथ ट्रीट करोगे तो तुम्हारे सिल्वर के साथ में C2H5NH2 जुड़ जाएगा और तुम्हारा Cl बाहर आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा। गाइस ये सारी रिएक्शन एनसीईआरटी में है एंड डोंट वरी, अभी हम लोगों का जो क्रैश कोर्स आने वाला है ना, अभी हम लोगों का जो क्रैश कोर्स आने वाला है ना ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल पर, अभी आप लोगों के लिए जो क्रैश कोर्स आने वाला है 10 मार्च से फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर में अमाइन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सब कुछ इतना बढ़िया तरीके से करवा दूंगा कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड ऑल्सो डिटरमाइन द यूनिट कांस्टेंट। गाइस जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन आगे बढ़ा रहे हो हाफ लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप लोग कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, अरे बेटा ये जो तुम पूछ रहे हो ना सेकेंड वाला, ये अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा ना, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये वो है। हाँ तो गाइस ये कैसी ऑर्डर है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे? क्यों भैया? फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन के टी हाफ की वैल्यू क्या होती है 0.69 बाय के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती है ये वैल्यू। तो तुम कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ा लो टी हाफ की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो उसकी यूनिट होती है पर सेकेंड। क्या गंदा क्वेश्चन पूछा रे, क्या गुंडा बनेगा रे ये। अगला क्वेश्चन बेटा श्रेया, केमिकल काइनेटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, यही सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज जीरो। गाइस अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो की बात कर रहा है मतलब ये उसका जीरो है। विल द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, गिव रीजन। चलो तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले आर्रेनियस इक्वेशन की इक्वेशन लिख लेते हैं, K इज इक्वल टू AE टू द पावर EA अपॉन RT। अब क्योंकि बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो को डिवाइड करेंगे सभी खत्म हो जाएगा। तो यहां पर आप K इज इक्वल टू AE टू द पावर माइनस यानी जीरो ही बचा, जीरो अपॉन RT। अब बताओ इसकी कोई वैल्यू है क्या लाइफ में, कुछ भी नहीं है, खत्म, जीरो। तो यहां पर टेम्परेचर भी अपने आप हट गया, देयरफॉर इट विल नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट या राइट द लॉ एक्सप्रेशन। चलिए इसके लिए हमको लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो गाइस सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को कंबाइन कर लेते बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि हमें रेट लॉ इक्वेशन लिखनी है, हम दो दो स्टेप्स के लिए तो लिखेंगे नहीं, हम इसे कंबाइन कर देते हैं। चलो तो यहां पर आप देखोगे कि जो स्लो स्टेप है यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो इसके रेट की इक्वेशन में यही लिख दो छोटे से में, K इज इक्वल टू H2O2 मल्टीप्लाई बाय आई नेगेटिव। ये तुम्हारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वही तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। अच्छा इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा गाइस, इस रिएक्शन का ऑर्डर इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो 1 + 1 द ऑर्डर विल बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। Is that clear to you guys? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और हमारे इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सैंपल पेपर के। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सैंपल पेपर। पैसेज पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस पर। देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम्स द अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करते हैं, बिकॉज दिस आर लोन पेयर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैन बी डोनेटेड टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है। हमारे अमाइंस में जो हमारा नाइट्रोजन होता है इसके बाद में लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए एक बहुत अच्छा बेस है, एक लुईस बेस है। एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसेस देन अमोनिया। ऑब्वियसली एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं ये आपके NH3 से ज्यादा अच्छे बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन की तरफ धकेलेंगे लेंगे। तो नाइट्रोजन बोलेगा मेरे पास में ऑलरेडी लोन पेयर है और ये अल्काइल ग्रुप मेरे को नाइट्रोजन दे रहे, तो ये अपने नाइट्रोजन डोनेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन नाइट्रोजन में ऐसा कुछ नहीं है, तो द बेसिसिटी इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड। जितने अल्काइल ग्रुप बढ़ो उतनी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। हाउएवर द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इज सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर soluble in water due to hydrogen bonding and solubility decreases with increase in number of carbon। ये आपको पैसेज दे रहा है। अब इस पैसेज के बेसिस पर पहला सवाल पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस आर लेस देन अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास बाय। भाई देखो सीधी सी बात है, अमाइंस में नाइट्रोजन की मौजूदगी है और अल्कोहल में ऑक्सीजन की मौजूदगी है। एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन।
तो ऑक्सीजन जो कि अल्कोहल में मौजूद है वो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, लेकिन अमाइंस में जो नाइट्रोजन है वो वाटर के साथ में कंपैरेटिवली लेस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट अमाइंस का कम होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। सिमिलरली अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की बात हो गई, इसका मतलब अमाइंस वाटर में कम सॉल्युबल है वाटर अल्कोहल के मुकाबले। अगर हम अल्कोहल और अल्कोहल की बात करें तो एक अल्कोहल में ROH है और दूसरे अल्कोहल में भी ROH है। तो बेटा इसका OH और इसका OH एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अमाइंस में N है, अमाइंस में नाइट्रोजन है। तो एक अमाइन दूसरे अमाइन के साथ में वीक नाइट्रोजन बॉन्डिंग करेगा, क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर दोनों चीजों का सेम जवाब हो सकता है, दैट बिकॉज नाइट्रोजन इज less electronegative than oxygen, its hydrogen bonding is comparatively weaker. Hydrogen bonding is comparatively weaker. बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होगा? ये तुम्हारा अल्कोहल है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, फिर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन R। समझ रहे हो बात को? Are you understanding the point? Yes or no? Then तुम्हारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन R, देन तुम्हारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन R। तब आप देखो यहां पर OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यस, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना। एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे के साथ में, दूसरा तीसरे के साथ में, तीसरा चौथे के साथ में, तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है। लेकिन अगर हम लोग RNH2 की बात करें, तो गाइस नाइट्रोजन की दूसरे अमाइन के साथ में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है जो कि वीक होगा क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले कमजोर है। आ गया समझ? बड़ा इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। अमाइंस बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स। वाई? भाई न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव क्यों करेंगे? क्योंकि ये न्यूक्लियस लविंग है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल से आपका क्या मतलब है? न्यूक्लियोफाइल से मेरा मतलब है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को पसंद कर रहा है। क्यों पॉजिटिव चार्ज को पसंद कर रहा है? बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास में लोन पेयर होते हैं, है ना। नाउ विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस? बेटा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के टेस्ट के लिए अगर आप लोगों को याद हो तो डायअज़ो टेस्ट किया जाता है। डायअज़ो टेस्ट किया जाता है प्यारे बच्चों। द टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस इज डायअज़ो टेस्ट। हम अमाइंस के अंदर चाहेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर बाय। भाई देखो सीधी सी बात है, जैसे तुम्हारा अमाइन है NH2, यहां पर एक अल्काइल ग्रुप है। अब यहां पर तुम्हारा वाटर आया, यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, यहां पर ऑक्सीजन आया, यहां पर तुम्हारे ऑक्सीजन नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। लेकिन अगर ये R जो कि बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर CH3 है तो छोटा है, लेकिन अगर C2H5 हो गया तो और बड़ा हो जाएगा, C3H7 हो गया तो और बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे इसका बल्क बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का बल्क बढ़ता जाएगा, एज इट इज बल्की नेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे इसका बल्की नेचर इंक्रीज होगा, ये स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा देगा। और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाने की वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है ये फिर इम्पॉसिबल हो जाएगी, और इम्पॉसिबल होने की वजह से धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल इससे दूर खसकने लगेगा और फिर बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर रिएक्शन कर पाएंगे। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये इसका रीजन है। तो आप लोगों ने अगर ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो बढ़िया। एक और में भी क्वेश्चन दे रहा है, अमाइंस आर लेस सॉल्युबल इन वाटर देन अल्कोहल। वाई? वही जो मैंने बॉइलिंग पॉइंट में बता दिया था आप लोगों को। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में क्या था? एक अमाइन दूसरे अमाइन से नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड से जुड़ रहा था, एक अल्कोहल में OH दूसरे अल्कोहल के H से जुड़ रहा था। अब यहां पर क्या करना है? इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। तो भाई सीधी सी बात है, वाटर क्या है?
भाई सीधी सी बात है, वाटर क्या है, जैसे मान लो तुम्हारा अल्कोहल है ROH, अब यहां पर तुम्हारा वाटर आ गया HOH। यहां पर ऑक्सीजन अल्कोहल के और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई जो कि स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर मैं अमाइंस की बात करूं, RNH2 की बात करूं अगर मैं, तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वाटर के साथ में वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा लेकिन ये कंपैरेटिवली वीक होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इसलिए इसके अंदर कम सॉल्युबल है। ठीक है, तो गाइस इसके साथ आप लोगों का जो पहला सैंपल पेपर है तो मैंने यहां पर कंप्लीट कर लिया।